2024 के लोकसभा चुनाव के करीब 2 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा के साथ साथ कई राजनीतिक दलों को एक बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने चुनावी बॉन्ड को पूरी तरीके से बंद करने का आदेश दे दिया है, जो 12 अप्रैल 2019 से लागू की गई थी। कोर्ट ने इसके जरिए चंदा लेने पर भी तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि चुनावी बॉन्ड की गोपनीयता बनाए रखना असंवैधानिक है। इसके जरिए सूचना के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं कि चुनावी बॉन्ड आखिर होता क्या है और कोर्ट ने इस पर रोक लगाने का फैसला क्यों लिया है। नमस्कार, मेरा नाम है गजल शर्मा और आप देख रहे हैं खबर पे बात। तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर रोक लगाने का फैसला ले लिया है। अदालत ने कहा है कि 12 अप्रैल 2019 से अब तक किन किन लोगों ने चुनावी बॉन्ड खरीदा है और इस पर कितनी रकम लगाई है, इसकी पूरी जानकारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देनी होगी। ये जानकारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पहले चुनावी आयोग के पास जाएगी, उसके बाद फिर आयोग से ये जानकारी पब्लिक के पास दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के 5 जज ने सर्वसम्मति से ये फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि पॉलिटिकल प्रोसेस में राजनीतिक दल अहम यूनिट होते हैं। पॉलिटिकल फंडिंग की जानकारी वो प्रक्रिया है जिससे मतदाता को वोट डालने के लिए सही चॉइस मिलती है। वोटर्स को चुनावी फंडिंग के बारे में जानने का पूरा अधिकार है, जिससे मतदान के लिए सही चयन होता है। तो चलिए कुछ पॉइंट्स में समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में क्या क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसबीआई राजनीतिक दलों का ब्यौरा दे जिन्होंने 2019 से अब तक इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा हासिल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि एसबीआई राजनीतिक दल की ओर से कैश किए गए हर इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल दे, कैश करने की तारीख का भी पूरा ब्यौरा दे। इसके साथ ही एसबीआई सारी जानकारी 6 मार्च 2024 तक इलेक्शन कमीशन को दे और इलेक्शन कमीशन 13 मार्च तक अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर इसे पब्लिश करे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का चौथा पॉइंट यह है कि राजनीतिक चंदे की गोपनीयता के पीछे ब्लैक मनी पर नकेल कसने का तर्क सही नहीं। ये सूचना के अधिकार का पूरी तरीके से उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंपनी एक्ट में संशोधन मनमाना और असंवैधानिक कदम है। इसके जरिए कंपनियों की ओर से राजनीतिक दलों का असीमित फंडिंग का रास्ता खुल गया है। निजता के मौलिक अधिकार में नागरिकों के राजनीतिक जुड़ाव को भी गोपनीय रखना शामिल है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को 2 नवंबर को ही सुरक्षित कर लिया था। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने 2 नवंबर 2023 को ही 3 दिन की सुनवाई के बाद ये फैसला सुरक्षित कर लिया था। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच में सुनवाई हुई। इसे लेकर 4 याचिकाएं दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ताओं में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर, कांग्रेस नेता जया ठाकुर और सीपीएम शामिल है। केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने याचिकाकर्ताओं की तरफ से पैरवी की थी। 2 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के फैसला सुरक्षित करने के ठीक 4 दिन बाद यानी कि 6 नवंबर को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी 29 ब्रांचों से इलेक्टोरल बॉन्ड इशू किए थे। 6 नवंबर से 20 नवंबर तक इशू किए गए चुनावी बॉन्ड्स में 1000 करोड़ रुपए का चंदा भी दिया गया था। तो चलिए अब समझते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड या फिर चुनावी बॉन्ड होता क्या है। 2017 के बजट में उस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने चुनावी बॉन्ड या इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम पेश की थी। 2 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार ने इसे नोटिफाई किया। ये एक तरह का प्रॉमिसरी नोट होता है जिसे बैंक नोट भी कहते हैं। इसे कोई भी भारतीय नागरिक या कंपनी खरीद सकती है। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो आपको ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चुनी हुई ब्रांच में मिल जाएगा। इसे खरीदने वाला इस बॉन्ड को अपनी पसंद की पार्टी को डोनेट कर सकता है, बस वो पार्टी इसके लिए एलिजिबल होनी चाहिए। लेकिन अब एक सवाल ये है कि वो पार्टी एलिजिबल है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा। बॉन्ड खरीदने वाला 1000 से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का बॉन्ड खरीद सकता है। खरीदने वाले को बैंक को अपनी पूरी केवाईसी डिटेल में देनी होती है। खरीदने वाला जिस पार्टी को ये बॉन्ड डोनेट करना चाहता है उसे पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% वोट मिला होना चाहिए। डोनर के बॉन्ड डोनेट करने के 15 दिन के अंदर इसे उस पार्टी को चुनाव आयोग से वेरीफाइड बैंक अकाउंट से कैश करवाना होता है। तो चलिए अब हम आपको चुनावी बॉन्ड के बारे में कुछ ऐसी जानकारी देते हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला तो ये कि कोई भी भारतीय इसे खरीद सकता है। दूसरा ये कि बैंक को केवाईसी डिटेल देकर 1000 से 1 करोड़ रुपए तक के बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं।
तीसरा ये कि बॉन्ड खरीदने वाले की पहचान गुप्त रहती है। और चौथा ये कि इसे खरीदने वाले व्यक्ति को टैक्स में रिबेट भी मिलती है। और पांचवा ये कि ये बॉन्ड जारी करने के बाद 15 दिन तक वैलिड रहते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि चुनावी बॉन्ड को लेकर ये पूरा मामला है क्या और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक क्यों लगा दी है। तो 2017 में ही इस स्कीम को चुनौती दे दी गई थी, लेकिन इसकी सुनवाई 2019 में शुरू हुई और 12 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने सभी राजनीतिक पार्टियों को यह आदेश दिया कि 30 अप्रैल 2019 तक चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सभी जानकारी एक लिफाफे में चुनाव आयोग को दे दी जाए। हालांकि कोर्ट ने इस योजना पर उस वक्त रोक नहीं लगाई थी। बाद में दिसंबर 2019 में याचिकाकर्ता एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर ने इस योजना पर रोक लगाने के लिए एक आवेदन दिया। इसमें मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बताया गया कि किस तरह से चुनावी बॉन्ड योजना पर चुनाव आयोग और रिजर्व बैंक की चिंताओं को केंद्र सरकार ने दरकिनार किया था। तो हम आपको बता दें कि चुनावी बॉन्ड की योजना को 3 बड़ी संस्थाओं ने गलत बताया था। उनमें से शामिल है एक सुप्रीम कोर्ट, दूसरा चुनाव आयोग और तीसरा आरबीआई। तो चलिए देखते हैं कि तीनों संस्थाओं ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए काले धन को कानूनी किया जा सकता है। विदेशी कंपनियां सरकार और राजनीति को प्रभावित कर सकती हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि चंदा लेने वालों के नाम गुमनाम रखने से पता लगाना संभव नहीं होगा कि राजनीतिक दल ने धारा 29B का उल्लंघन कर चंदा लिया है या नहीं। विदेशी चंदा लेने वाला कानून भी बेकार हो जाएगा। और आरबीआई ने इस पर कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा देगा। इसके जरिए ब्लैक मनी को व्हाइट करना संभव होगा। तो चलिए अब समझते हैं कि चुनावी बॉन्ड पर ये पूरा विवाद है क्या। तो 2017 में जब अरुण जेटली ने इस स्कीम को पेश किया था, तब उन्होंने कहा था कि इससे राजनीतिक दलों को मिलने वाली फंडिंग और चुनाव व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और साथ ही ब्लैक मनी पर भी अंकुश लगेगा। दूसरी ओर इसका विरोध करने वालों का कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाले की पहचान जाहिर नहीं की जाती है, इससे ये चुनावों में काले धन के इस्तेमाल का जरिया बन सकता है। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि इस स्कीम को बड़े कॉरपोरेट घरानों को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। उनका ये कहना था कि इससे बड़े कॉरपोरेट घराने वाले जितना चाहे उतना राजनीतिक दलों को फंड कर सकते हैं अपनी पहचान बिना बताए। तो आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाया गया ये फैसला सही है या गलत? हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल खबर विभाग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।